नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई जो है सही दिशा में चल रही होगी। तो रोज की तरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, हाल फिलहाल में घटे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई को और थोड़ा प्रेरित करने के लिए लाएं आज का बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट। ये कहता है कि जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। तो ये बहुत सही बात कही है कि जो हमारी परेशानियाँ आती हैं ना, उससे अगर हम इवॉल्व हो पाते हैं, उससे हम सीख के आगे बढ़ते हैं, तो हम एक बेटर पर्सन होते हैं। हम एक और भी बेहतर तरीके से फिर आगे की कठिनाइयों को सीखने के लिए तैयार हो पाते हैं। ये कठिनाइयाँ जीवन है, तो कठिनाइयाँ तो आएँगी। हमें क्या करना है, बस कठिनाइयों को क्या करना है, लड़ना है, आराम से लड़ना है, प्यार से लड़ना है, खेल के आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा ये। पहला प्रश्न कहता है कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल हैज बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम विच हेलीकॉप्टर। भारत का पहला स्वदेशी रूप में से विकसित नौसेना विरोधी जहाज मिसाइल का परीक्षण किस हेलीकॉप्टर से किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सिरोक्सी SH-3, सिकिंग 42B, सिकोसरिसी S-61 या ऑप्शन नंबर डी सिकोरसी S-92 सुपर हॉक। सही उत्तर जानेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिकिंग 42B। तो ये जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो एंटी शिप मिसाइल है, ये इसी हेलीकॉप्टर से सिकिंग 42 से बी से दागा गया है। तो ये जो एंटी मिसाइल है, ये ऑपरेशन कैरिड आउट किया गया टेस्ट फायर, वो किसके थ्रू किया गया? DRDO एंड इंडियन नेवी ने मिलकर इसे साथ में कंडक्ट किया है। ओके, सिकिंग 42 भी हेलीकॉप्टर से, जैसा कि प्रश्न में था। कहाँ किया गया ये? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, यहाँ पे उड़ीसा के बालासोर में, यहाँ पे इस तरह की टेस्टिंग की जाती है और यहीं पे इसका टेस्टिंग किया गया है। तो जो भी रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी थी, जो मिसाइल छोड़ते हैं, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस ट्रेजेक्टरी के साथ वो नीचे गिरेगा और जहाँ पे मार्क करना है, मार्क के साथ मार्क कहाँ करना वो तो ठीक है, और किस रास्ते से जाएगा वो भी उसकी भी डिसाइड कर दिया जाता है पहले से। तो जो टेस्ट फायर हुआ था बिल्कुल वैसा हुआ था जैसा कि इसकी ट्रेजेक्टरी डिसाइडेड थी और इसने बिल्कुल सही जगह पर मार्क किया है। तो टेस्ट फायरिंग ये मिसाइल का हुआ आप 1 महीने के बाद हुआ, जब एंटीशिप वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया था 1 महीने पहले ही। तो यही करंट अफेयर की खूबसूरती है कि कुछ चीज़ें आपको रिपीट फॉर्म में भी देखने को मिलेगी। जो चीज़ पहले हुआ है वो रिपीट होगा, तो पिछली की चीज़ों भी आप रिकॉल कर पाओगे। तो वही करना है, स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके आसपास से जुड़ी चीज़ों को भी साथ साथ पढ़ते चलो, समझते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर क्वेश्चन संख्या 2 ये कहता है कि हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 5G टेस्ट बर्ड। भारत के पहले 5G टेस्ट बर्ड का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है यशवनी वैष्णव, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या डी राजनाथ सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने उद्घाटन किया है पहले 5G टेस्ट बेड का। अब ये मसला क्या है? तो इसका जो टेस्ट बेड है उसका एम क्या था कि जो टेक्नोलॉजी हम भारत में बना रहे हैं, ठीक है, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन दिया जा सके और उनकी एक सही दिशा में क्वालिटी को लेकर सही तरीके से एक टेस्टिंग हो सके। ठीक है, उन क्वालिटी और वो जो जो चीज़ें बना रहे हैं वो अच्छी गति में अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बन पाए, हम वर्ल्ड लेवल पर compete कर पाए टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इसका एम तो यही है। इसको सेटअप करने में कुछ 220 करोड़ का खर्चा आया है। ये मौका कौन सा था? ये मौका था ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी सिल्वर जुबली थी। ठीक है, तो जो 5G जो टेक्नोलॉजी आई है वो 4G से थोड़ी इवॉल्व टेक्नोलॉजी होगी। तो जितने जी आगे बढ़ते जाएंगे, जितने जी की संख्या आगे बढ़ती जाएगी, उतनी इवॉल्व टेक्नोलॉजी जो है आती जाएगी। ठीक है, 4G से हम 5G की ओर शिफ्ट करने वाले हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोसेस में है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया 5G टेस्ट बेड? ये IIT मद्रास के कोलेबोरेशन में डेवलप किया गया है। टेस्ट बेड का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि एक इन्वायरमेंट देना, एक टेक्नोलॉजी का एक इन्वायरमेंट देना जो कॉन्फ़िगर करके कि इसमें जो चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी वे में जो ऐप्स चाहिए या जो सिस्टम की जो टेस्टिंग करनी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो टेस्टिंग करनी होती है, वो हम इस इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। इसीलिए 5G का ये टेस्ट बेड डेवलप किया गया था। ठीक है, वही से काम यही क्या होगा, जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें जो नए प्रोडक्ट्स पर काम करने की सीख मिलेगी, नए प्रोडक्ट्स पर वो अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रोटोटाइप सॉल्यूशन एल्गोरिथम्स 5G, इन चीज़ों को वो अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इस 5G के टेस्ट वर्ल्ड में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 ये कहता है कि विच कंट्री हैज़ बिकम
फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? ठीक है, ऑप्शन है ए जर्मनी, बी जापान, सी भारत या डी चाइना। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर सी। और भारत जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है। ठीक है, तो इसमें पहला कौन आया? पहला आया है चाइना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है चाइना। सेकंड पर आया है यूएस एंड थर्ड पर आया है जापान, फोर्थ पर आया है इंडिया। फोर्थ पर पहले कौन था? पहले था जर्मनी, और भारत ने जर्मनी को पछाड़ के यह स्थान हासिल किया है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कॉन्स्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, ओएसा के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इंडिया ने कुल बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं इन्हें क्या किया है? इन्हें बेचा है, खरीदा है। जो नंबर्स आप देख ही रहे हैं कितने डिजिट्स में है। तो ये नंबर्स याद करने तो ज़रूरी नहीं होते हैं, बट इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी सेल हुई और कितनी बड़ी है। पहले ये संख्या 2 में थी, अब 3 में आ गई है, तो बहुत ही बड़ा जो है वो राइज आया है इसमें। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4 जानेंगे सवाल क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड? रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है बी गोविंदराजन, अंकुश सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी मौसम नंदा या ऑप्शन नंबर डी किशोर साहू। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बी गोविंदराजन। जी हाँ, तो गोविंदराजन को क्या किया गया है? रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जिन लोगों को बाइक्स चलाने की जो शौकीन होंगे उन्हें रॉयल एनफील्ड के बारे में पता होगा, और इसका जो क्रेज रहता है मार्केट में उसका भी काफ़ी जानकारी होगी। तो इचर मोटर जो है वो रॉयल एनफील्ड को पेरेंट कंपनी है। इचर मोटर नाम की जो कंपनी है वो रॉयल एनफील्ड को बनाती है। गोविंद राजन जो है वो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और अगस्त 21 से ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और वे सीईओ की पोस्ट पर अब आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पे वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर भी रह चुके थे। इससे पहले गोविंद राजन जो सीईओ के जो अब तो बने ही हैं, अब इसके साथ ही ये सर्व करेंगे होल टाइम डायरेक्टर एज द बोर्ड ऑफ इकर मोटर लिमिटेड। ठीक है, इसके डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी ये सदस्य अब बन चुके हैं, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि इनके लिए। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इनका नाम और ये कहाँ के सीईओ बने हैं। ठीक है, एग्जाम में जो अपॉइंटमेंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अच्छे से देखें, और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 पर यह कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो? इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए रोनो दत्ता, बी पीटर्स एल्बर्ट, सी डॉक्टर वेंकटरमन सुब्रमण्यम या डी राहुल भाटिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पीटर एल्बर्ट्स। तो पीटर एल्बर्ट्स को नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, किसके? इंडिगो के। यही है, तो इन्होंने एल्बर्ट साहब ने रिप्लेस किया रणजीत दत्ता को, एल्बर्ट साहब ने। और ये पहले सीईओ ऑफ केएलएम रॉयल टिकट एयरलाइंस के भी सीईओ पहले रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एयर फ्रांस के भी मेंबर रह चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडिगो पेरेंट कंपनी का पेरेंट कंपनी जो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इन्होंने इसकी अपॉइंटमेंट की है। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी कौन है, तो इसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। ओके, तो उसने ही इन्हें की अपॉइंटमेंट, जो कंपनी है इनकी अपॉइंटमेंट इन्होंने ही इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने ही इसे पारित किया है। जो इनके पहले थे रणजीत दत्ता, वो इंडिगो के सीईओ थे जनवरी 2019 से, और उसके पहले भी वो एयर कनाडा के सीईओ रह चुके हैं। ये बात की जा रही है यहाँ पे रणजीत दत्ता की। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल यानी क्वेश्चन संख्या 6 पर। यह कहता है कि विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? किस राज्य के द्वारा वाडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी छत्तीसगढ़। तो वाडनगर से आप में से बहुत लोग वाकिफ होंगे, वाडनगर कहाँ है? गुजरात में, और यही है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात में वाडनगर, और यही वाडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। वाडनगर से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मतलब यहीं पे उनका बचपन गुजरा है। तो वाडनगर कहाँ पे है? महात्मा मंदिर, जो लोकेशन जहाँ पे हुआ था वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था महात्मा मंदिर में, गांधीनगर में। और इसका ओकेजन क्या था? वर्ल्ड म्यूजियम डे। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजियम डे इसका ओकेजन था। तो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये 3 मंत्रालय, जो 2 मंत्रालय गुजरात के और एक केंद्र सरकार की मंत्रालय थी कल्चर की, उन्होंने मिलकर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया, इसका ऑर्गेनाइज किया था।
और वर्ल्ड म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ से आए थे? भूटान से आए थे, इंडिया मालदीव से आए थे, श्रीलंका से आए थे और इन देशों से आए थे। तो और बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, बहुत सारे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे जो इन चीज़ों के वाडनगर के बारे में जानना चाहते हैं। वाडनगर का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, हिस्टोरिकली काफ़ी वेल रिच एनरिच्ड प्लेस है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि वाडनगर का कैसा क्या इतिहास रहा है, क्या वहाँ के इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7 यह कहता है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बजल हैज रिजाइन रिसेंटली? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है ए अंडमान एंड निकोबार, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी दिल्ली या डी पुडुचेरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। और जो 31 दिसंबर 2016 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और पहले जो थे नजीब जंग, उनको इन्होंने रिप्लेस किया था। इससे पहले ये सीएमडी रह चुके हैं इंडियन एयरलाइंस के भी, सीईओ रह चुके हैं प्रसार भारती कॉर्पोरेशन के भी, डेवलपमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गोवा एंड काउंसिल इंचार्ज ऑफ इंडिया एड प्रोग्राम इन नेपाल। इन संस्थाओं के ये मतलब काफ़ी बड़े अधिकारी ये रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8 पर। यह कहता है कि नंजरायन टैंक ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी? किस राज्य के नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में स्थित है नंजरायन टैंक और इसे अब क्या घोषित कर दिया गया है? बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसके साथ कुल 17 बर्ड सेंचुरी हो गए तमिलनाडु में। जो नंजरायन टैंक है इसे सरकार पेरियापल्लियम रिजर्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ये तिरुपुर सिटी है वहाँ पे तमिलनाडु में, उसके पास में है। और कोयम्बटूर जो एक बहुत बड़ा शहर है तमिलनाडु का, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नंजरायन जो किंग थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। ओके, और ये यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं, मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट वेदर्स में कई कई जगहों पे घूमते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, और भारत में कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यहाँ पे भी इस जगह में आते हैं। तो अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया क्या? बर्ड सेंचुरी के रूप में। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसी कौन सी संस्थान होती है जो किसी भी जगह को एज डिक्लेयर कर देती है कि ये बर्ड सेंचुरी है, इस जगह को डिक्लेयर कर देती है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है। तो ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। ये कहता है कि विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड विद कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीबी अवार्डेड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ टू? हाल ही में किस भारतीय को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, अजय पिरामल या डी शांतनु नारायण। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े नाम है, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, शांतनु नारायण, सबको आप जानते होंगे। पराग अग्रवाल तो काफ़ी चर्चा में आजकल, ट्विटर के सीईओ हैं और ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया है। पहले जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अजय पिरामल। अजय पिरामल कौन है? पिरामल ग्रुप के चेयरमैन है। पिरामल एक बहुत बड़ी लाइक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और उन्हें ये सम्मान दिया गया है। इनका सम्मान इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने यूके इंडिया ट्रेड को बढ़ावा देने का काम किया है। ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की मीटिंग जो लंदन में हुई थी 2019 में, उनसे उन्होंने अच्छा सहयोग किया था। और कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स में भी इनका सहयोग रहा था। मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया रिलेशन है, ब्रिटिश के जो बाकी देशों से रिलेशन होते हैं, उनमें इन्होंने अच्छा योगदान दिया, इसलिए इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान से भी उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है। कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान उन्हें किया जिनका जो ब्रिटेन के नेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा रोल रहा है, कुछ ब्रिटेन के लिए अच्छा करने के लिए उनका रोल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 10। ये कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर विनीत जोशी, बी निधि चिब्बर, सी संजय भारद्वाज या डी मनोज कुमार श्रीवास्तव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निधि चिब्बर। तो निधि चिब्बर जो है वो 1994 बैच की आईएएस अफसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर की रह चुकी हैं और अभी एडिशनल सेक्रेटरी में के रूप में काम कर रही है। कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं। अब बन गई हैं क्या? सीबीएसई की अध्यक्ष और मतलब चेयरपर्सन। और इसके साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैं। इनकी पेपर मतलब इन्हें इसी जो रैंक पर इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज का करंट अफेयर के सेशन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए कि आप किस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीजेस आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं और इन सब
के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें और फ्री में इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अन्य अपडेट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए हमें फॉलो करें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएँगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना और स्वस्थ रहिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।